Now we are going to talk on a basic topic, that is electric potential energy. ठीक है, that is a part of the electrostatic electric potential energy. ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जनरली सबने सुन रखा है और नॉर्मली सब जानते भी थोड़ा बहुत। एक्चुअली ये एनर्जी का पार्ट है, तो एनर्जी की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर बेसिकली यूज की जाती है। अब इसको समझना है तो उसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, दैट इज ए सोर्स चार्ज। ठीक है, अब सोर्स चार्ज होता क्या है? सोर्स चार्ज बेसिकली उस चार्ज को बोला जाता है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ हो गया, जहां तक इसका एक इफेक्ट रहता है, जहां तक ये अपना क्या हो सकता है, अपना इफेक्ट डाल सकते हैं या अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इसी कंडीशन पे मैं क्या करता हूँ कि एक और चार्ज पे बारे में बात करता हूँ। बाहर एक चार्ज रखा मैंने क्यू नॉट, इसको चाहे नॉर्मल चार्ज बोल सकते हैं या टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। टेस्ट चार्ज उसको बोला जाता है जो चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी वैल्यू मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ और जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ऐसे मान सकता हूँ। और मान लें कि जो हमारा चार्ज है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। क्लियर है? अब जब वो इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी जीरो, जो कि हमने ऑलरेडी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमारा जो सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ए पॉइंट। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है हमारा सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे रखा है, इसको यहां से उठा के लाना है अपने को, पॉइंट ए तक लेके आना। ठीक है, तो जब ये चार्ज को हम लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ये चार्ज क्या करता है, हमारे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, तो ये सोर्स चार्ज क्या करता है, उस चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है, उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट कर देता है। उसका कारण है कि जो हमारा सोर्स चार्ज है और हमारा जो टेस्ट चार्ज है, इन दोनों का सेम नेचर है। सेम नेचर बोलने के बाद ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो दो ये पॉजिटिव का चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। अब कभी कभार दिमाग में, बच्चों के दिमाग में भी आता है कि हम पॉजिटिव चार्ज को क्यों लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता है, ये एक आइडियल कंडीशन है कि हम जब भी किसी भी केस पे स्टडी करते हैं, हम ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज को लेके ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही है। तो जैसे ये चार्ज एंटर करता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ एंटर करता है, ये उसको पर्टिकुलर रिपेल कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये उसको एंटर करने नहीं दे रहा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अपने को उस सोर्स चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में पॉइंट ए तक लेके आना है। तो इसी हमारे जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने के लिए, उसी वर्क डन को क्या बोला जाता है, जो हम जो वर्क डन कर रहे हैं इसी वर्क डन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैंने अपनी नॉर्मल से भाषा में बताया। अब इसकी डेफिनेशन लिखने की बात आई, तो डेफिनेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, जो चीजें मैं समझा पा रहा हूँ आपको उसी को अपने वर्ड्स में लिखना, दैट इज नॉन एज डेफिनेशंस। अगर किसी की डेफिनेशन है तो उसको डिस्क्राइब करना इतना टफ नहीं होता है, बस जो आप चीजों को अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना है। तो कैसे करना है, जैसे मैंने वर्क डन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि मैं किसी टेस्ट चार्ज को या नॉर्मल किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक ला रहा हूं मैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, इसी वर्क डन को मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द वर्क डन, द वर्क डन, कौन सा वर्क डन, इस वर्क डन की बात चलिए, द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज। मैं कह रहा हूं यहाँ पे आप चाहे उसको टेस्ट चार्ज लिखो या इसकी जगह नॉर्मली कोई चार्ज लिख सकते हो। द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज और चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट ए पॉइंट inside the electric field is known as electric potential energy। जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ उसी में इस चीज को क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। वही मेरी क्या होती है एक्चुअल में
डेफिनेशन होती है। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हमारे किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है कि इसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, बहुत बेसिक टॉपिक था ये, कि वर्क जो होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वर्क की यूनिट भी जूल होती है और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो दोनों की जूल है तो ऑब्वियसली क्वांटिटी सेम होगी। या उस भी आप पे बात ना करो तो 11th क्लास में हमने पढ़ रखा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डायमेंशन के अंदर, तो हमने कहा था कि जिसकी डायमेंशन सेम होती है तो क्वांटिटी भी सेम होती है। तो वर्क डन की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दोनों को दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। उस भी आप पे भी बात कर सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई थी डेफिनेशन की। अब आता है मैथमेटिकली बात करते हैं। तो वर्क जो होता है मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है कि मेरे को टोटल कितना वर्क डन होगा, मुझे वो कैलकुलेट करके बताना होगा, क्योंकि उसी वर्क डन को तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ। तो अगर मेरे पास वर्क डन आ जाएगा तो वही मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे पता है सिंपल सी है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं मानता हूँ कि ये जो चार्ज है, हम इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा लो dx तक। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा रख रहा हूँ तो मेरा वर्क डन भी थोड़ा सा ही होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल का डी लगाया जाता है वो छोटी क्वांटिटी के लिए लगाया जाता है। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है, डॉट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी डॉट आता है तो डॉट को हटाएंगे तो ये कोस थीटा बन जाता है, जो कि स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं क्रॉस लिखा हुआ जाता है तो उसको रिमूव करने पे यहाँ जाता है साइन थीटा, जो कि हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल यहाँ पे डॉट आ रहा है, तो डॉट को जैसे ही यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा dx कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा थीटा। अब एंगल की बात आ रही है, तो यहाँ हमारे डायग्राम में तो थीटा कहीं नहीं दिख रहा, तो वो थीटा कहाँ से आ गया, तो थीटा कौन सा थीटा है, अब इसको समझना। तो थीटा क्या है, पीछे की दो क्वांटिटीज में बात करते हैं, एक तो dx है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, एक है फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल की बात आ रही है। तो देखो यहाँ इस चार्ज को मैं इस साइड में लेके जा रहा हूँ, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे। अब इसका आगे लिखा हुआ फोर्स, कि फोर्स की डायरेक्शन किधर, कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। ये वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये कौन सा वाला फोर्स है। वो फोर्स है क्या, जो कि हमारा सोर्स चार्ज, उस चार्ज को रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है उसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये वो वाला फोर्स है। या वो फोर्स है कि जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को अंदर लाने में कर रहा हूँ, ये कौन सा वाला फोर्स है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये वर्क कौन से फोर्स की वजह से हो पा रहा है। तो ये जो फोर्स है ये हमारे सोर्स चार्ज के उससे टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की वजह से हो पा रहा है, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से हो पा रहा है। तो ये जो सोर्स चार्ज है हमारे टेस्ट चार्ज को आउटवर्ड में रिपेल कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ, और उस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, उसको बाहर रिपेल कर रहा है, धक्का बाहर की तरफ दे रहा है, उसको फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल करना बना, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो बना 180 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 180 डिग्री हो जाएगी। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो यहाँ -1 रख दूंगे तो क्या हो गया, ये एफ डी एक्स -1, तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस एफ डी एक्स। ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाया था dx, ये तो उसके लिए हमारा वर्क डन की वीडियो है। अब मैं बात करूँ कि अगर मेरे को इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना पड़े तो उसके लिए मुझे टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बोथ ऑफ साइड। तो इसका टोटल इंटीग्रेशन करूंगा तो वो टोटल वर्क डन w हो जाएगा। अब यहाँ देखना, माइनस का साइन तो आ गया बाहर, अंदर हो गया एफ डी एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x। लेकिन यहाँ तो फोर्स लिखा हुआ है तो कैसे इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, तो उसके बारे में बात करूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है E = होता है F/Q0। वो Q होता है लेकिन यहाँ पे Q0 ले रहा है, इसलिए Q0 ले रहा हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो F = हो जाएगा EQ0। ये वैल्यू में क्या करता हूँ, इस वाले फोर्स में इसकी जगह पुट करता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है देखना, माइनस का ये F की जगह यहाँ रख देता हूँ EQ0 dx।
क्यू नोट जो है दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये मैंने पहले ही कह दिया था, ये जो वैल्यू होती है क्यू नोट की नेग्लिजिबल होती है, उसका इतना कोई इफेक्ट नहीं होता, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी में है एक तरीके से। तो कांस्टेंट होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो माइनस का क्यू नोट ई डी एक्स। तो अब बात आती है कि फिर मैंने ई को अंदर क्यों नहीं लिया भाई, ई को बाहर क्यों नहीं लिया, ई को अंदर क्यों ले रखा हूँ। तो ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे मैं सोर्स चार्ज से दूर जाता जाता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स चार्ज के पास में ज्यादा होता है, उससे दूर जाते हैं थोड़ा कम होगा, और उससे दूर जाएंगे थोड़ा कम होगा, यानी कि डिस्टेंस के साथ उसकी वैल्यू बार बार क्या करती है, वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो बार बार में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसकी वजह से ई की वैल्यू बार बार वेरी करने की वजह से इसका इंटीग्रेशन होगा, इसलिए इसको अंदर की तरफ रखा है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हमने लिमिट लगाई नहीं, हम कर रहे हैं इन्फिनिट से पॉइंट ए तक, तो यहाँ से इन्फिनिट से ए तक चलेगा हमारा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में लगाना भूल गया था मैं, अब बता दूं कि इन्फिनिट से हमारा ए तक चल रहा है, हमें लिमिट बताना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन हो रहा है, तो इन्फिनिट से पॉइंट ए तक का वर्क डन हो रहा है, तो ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, टोटल वर्क डन की वैल्यू हो गई। अगर बात समझ में, अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब यहाँ तक छोड़ के जाओगे एग्जाम में तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब इसके अलावा तीन चीजें और एक्स्ट्रा है जो कि बताना जरूरी होती है, एक इसकी ऐसा यूनिट, दूसरा कि ये कौन सी क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और तीसरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ये तीनों बताना जरूरी है 12th क्लास के अंदर, और ये चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ लिया था। तो पहले बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो हमने पढ़ लिया कि अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता चल रहा है कि इसकी यूनिट क्या है, जूल क्या है, मतलब जूल है या नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्टिंग में इसका फॉर्मूले को पकड़ो भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अगर यूनिट बताने की बात आ रही है तो यूनिट को मैं न्यूटन मीटर बता सकता हूँ, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। ऐसे यूनिट जूल होती है, और नॉर्मली आप न्यूटन मीटर भी लगाओगे किसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर, अगर तुम्हें यूनिट बतानी पड़ रही है तो आप न्यूटन मीटर भी बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये एक तरीके से कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास की खुद की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ये दो चीज। तीसरा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला या तो आप डायरेक्टली लिख लो, ठीक है, या फिर नहीं तो निकालना सीख जाओ। कैसे निकालना सीख जाओ भाई, मेरे को पता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकालना है, तो मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सीलरेशन dx। मास की यूनिट होती है केजी, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ से मैं डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ, ये m रिप्रेजेंट करता है मास को, मास की यूनिट एक ही बार है तो पावर हो जाएगी 1। आगे हो जाता है लेंथ, लेंथ यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो रखा है, मीटर का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे लग जाएगा 2। सेकंड स्क्वायर है लेकिन ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t माइनस का 2। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे तीन चीजें बतानी जरूरी है, ऐसा यूनिट, कौन सी क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला। इसके अलावा ये सारी चीजें बेसिक है। ओके, थैंक यू।